Hello everyone, myself Dr. Bharat Singh Meena from Government College Kota. Today discuss about coordination compounds. प्रीवियस लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंतर्गत फॉर्मूलाज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कहें उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि समावयवता कहते किसे हैं। सबसे पहले आप देखिए, यदि किसी एक ही अणु द्वारा दो अथवा अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जा सके तो उन यौगिकों को आइसोमर्स या समावयवी और इस परिघटना को समावयवता या आइसोमरिज्म कहा जाता है। अब हम उपसहसंयोजक यौगिकों को समावयवता जो होती है उसको श्रेणीवाइज हम कैटेगराइज करते हैं, जिसमें पहला है संरचनात्मक समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितने प्रकार की होती है और इन सभी प्रकारों का हम डिफरेंट अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंतर्गत जो जैसा कि इसके नाम से आपको ये पता चल रहा है कि ये संरचनात्मक समावयवता, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे उनकी स्ट्रक्चर में अंतर के बिहाफ पर ये आइसोमरिज्म शो होती है और इसी स्ट्रक्चरल डिफरेंस के बिहाफ पर ये डिफरेंट प्रकार की होती है। उसमें पहला जो डिफरेंट आइसोमरिज्म है वो है आपकी बहुलकीकरण या कहें पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। ये होती क्या है? एक्चुअल मीन्स अगर इसका देखें तो ये कोई समावयवता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके यौगिकों के जो एम्पिरिकल फॉर्मूलाज हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। अंतर किस में होता है? उनके अणुभार में अंतर होता है या अणुभार उनके भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आप यहाँ ये देखिए, ये है आपका PTNH3 का होल 2SCl2 और ये है आपका PTNH3 का होल 4 PTCl4। इसी प्रकार से आप ये अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, PTNH3 का होल 4, PTNH3 का होल 3, Cl3 का होल 2s। इन समस्त यौगिकों का अगर हम मूलानुपाती सूत्र देखें, एम्पेरिकल फॉर्मूला देखें तो समान है। जितने भी ये अभी आपको मैंने बताए थे इन सभी के एम्पेरिकल फॉर्मूलाज इक्वल हैं और समावयवता इसी कारण, जो ये बहुलकीकरण समावयवता है वो इसी कारण संभवता होती है। क्योंकि संकुल बनते समय लिगेंड की जो व्यवस्था होती है उसमें जो न्यूक्लियस की संख्या है वो परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे देखिए आप यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। ये कोई आपका कंपाउंड है जिसमें 2 और 4 केंद्र हैं। यहाँ आप देखिए, ये आपका कोबाल्ट और ये भी आपका कोबाल्ट है। यहाँ आप देखें, ये इधर NH3 इससे जुड़ा हुआ है और इधर आप यहाँ देखें ये भी NH3 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आपको कितने सेंटर दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर ये आपके 3 सेंटर दिखाई दे रहे हैं और इस प्रकार से एक अन्य और भी इसके जस्ट नीचे देखेंगे 4 केंद्रीय संकुल। तो यहाँ पर तो आपको कितने केंद्रीय थे? 2 सेंटर थे, एक तो ये वाला CO और एक ये CO, तो 2 केंद्र हैं। और यहाँ पर आपको कितने केंद्र दिख रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4th। तो ये क्या है? आपका 4 सेंट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ये इस प्रकार की जो आइसोमरिज्म होती हैं वो पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म कहलाती हैं। सेकंड है आपकी आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म या आयनीकरण, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार की जो आइसोमरिज्म होती हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स के जो आयंस के भीतर और बाहर की ऋणायन की अदला बदली हो जाती है या कहें कि उनका एक्सचेंज हो जाता है।
चूंकि आयनीकरण है इसलिए उसके आयनों के भीतर व बाहर के ऋण आयनों की अदला बदली होती है, इसीलिए इसका नाम आइसोमरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ देखें, ध्यान से देखो, ये कोबाल्ट COBr NH3 का होल 5 SO4, इस कॉम्प्लेक्स में तो आपको ये दिखाई दे रहा है, और इसमें आयनों के एक्सचेंज होने के कारण क्या होगा कि Br तो बाहर आ जाएगा और सल्फेट अंदर आ जाएगा। तो आप देखिए CO SO4 NH3 का होल 5 Br, तो क्या हुआ यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज हुआ, इसीलिए इस आइसोमरिज्म को आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर Br और सल्फेट की स्थितियां एक दूसरे से चेंज हो गई। इनके आयनीकरण में मुक्त हुए आयनों की प्रकृति भिन्न भिन्न हो जाती है, जिससे इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, और जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा तो इसके साथ ही इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये आपकी आयोनाइजेशन या आयनीकरण समावयवता है। अन्य भी आप और उदाहरण देख सकते हैं, उनमें भी इसी प्रकार से आपको ये आयनों का एक्सचेंज दिखाई देगा। यहाँ देखिए आपका ये इसका कलर कैसा था, COBr NH3 का होल 5 SO4, ये लाल बैगनी है, और जब ये रिएक्शन करेगा BaCl2 एंड AgNO3 के साथ, तो BaCl2 के साथ रिएक्शन करने पर ये बेरियम सल्फेट बनाता है, और AgNO3 के साथ क्रिया करके अगर रिएक्शन करेगा तो कोई क्रिया नहीं है। इसी प्रकार से जब एक्सचेंज होने पर Br बाहर आया तो ये लाल रंग का हो गया, और ये AgNO3 के साथ क्रिया करेगा और AgBr बनाएगा, और BaCl2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो चूंकि इनके आयनों के एक्सचेंज होने के कारण क्या हुआ कि इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न हो गई, और प्रकृति भिन्न भिन्न होने के कारण के रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो गए। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि जहाँ BaCl2 से रिएक्शन क्रिया कर रहा है वहाँ पर अगर उसका Br का देखेंगे तो वो BaCl2 से रिएक्शन नहीं करेगा, और सल्फेट का देखेंगे तो वो BaCl2 से रिएक्शन करेगा और AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म के आप देख सकते हैं। उसमें ये दो उदाहरण आपको दिए हुए हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ ये देखें PtCl2 NH3 का होल 4 Br2, इनमें आयनों का एक्सचेंज किस किस का हुआ, Br और Cl का, Cl2 बाहर चला गया और Br अंदर आ गया। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं COCl En का होल 2s NO2 Cl, तो यहाँ पर क्या हुआ, NO2 बाहर चला गया और इसमें क्या हुआ, Cl अंदर आ गया। तो आयनों के एक्सचेंज के कारण ही इसको आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म के नाम से जानते हैं। तीसरी है आपकी हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट आइसोमरिज्म में क्या होता है, होने को तो ये भी एक आयनिक समावयवता का ही स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेसिफिक टाइप है। कौन सा, हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी एक आयनिक आइसोमरिज्म का स्पेसिफिक टाइप है, जिसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके आयनों के भीतर और बाहर की स्थिति में क्या होता है, इंटरचेंज होने वाले लिगेंडों में से एक लिगेंड जल अणु के रूप में होता है। क्योंकि हाइड्रेट है इसलिए एक लिगेंड किसके रूप में होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में। आप देखिए उदाहरण के तौर पर CrCl3.6H2O वाटर आ गया, क्योंकि हाइड्रेट समावयवता है इसलिए एक लिगेंड जरूर से आपका H2O मॉलिक्यूल के रूप में होगा। के 3 समावयवी पाए जाते हैं और जिनके विलयन की आणविक चालकता का मान भिन्न भिन्न होगा। जो AgNO3 विलयन के साथ AgCl का अवक्षेप भी भिन्न भिन्न मात्रा में बनाएंगे। देख उदाहरण के तौर पर बताया आपको CrCl3 6H2O, इसके कितने समावयवी होंगे, 3 होंगे, और तीनों की जो आणविक चालकता होगी वो भी भिन्न भिन्न होगी। और जब तीनों AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो प्रेसिपिटेट AgCl के रूप में बनेगा वो भी डिफरेंट बनेगा। और इस यौगिक को अगर आप प्रायोगिक रिजल्ट्स देखें इस यौगिक के, तो तीनों समावयवियों को आप देखिए, यहाँ पर
ये देखिए पहला वाला देखें, CrH2O का होल 6 Cl3, तो यहाँ पर इंटरचेंज होने के बाद ये क्या हुआ, CrH2O का होल 6 3Cl माइनस बने। दूसरा यहाँ पर देख रहे हो CrCl H2O का होल 5, एक जल का अणु कम हो गया, और Cl2, और ये जल का अणु कहाँ आ गया, बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ 2Cl बने। और अगर तीसरा इसका समावेवी देखोगे तो CrCl2 हो गया, H2O का एक अणु और कम हो गया, और बाहर कितने बढ़ गए, एक H2O का अणु और बढ़ गया। तो यहाँ पर देखिए कलर में भी अंतर आ रहा है, जब कोई भी जल का अणु नहीं था बाहर तब बैंगनी था, जब एक जल का अणु है तो हरा हो गया, और जब दो जल के अणु हैं वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो गहरा हरा हो गया। और अवक्षेप आपका देखिए यहाँ 3Cl थे, यहाँ 2Cl रह गए, और ये 1Cl रह गया। तो इस प्रकार से इनकी आणविक चालकता भी भिन्न भिन्न हुई, और इनके जो अवक्षेपन की मात्रा आई वो भी भिन्न भिन्न हुई। लेकिन हाइड्रेट समावयवता के लिए आप ये ध्यान रखें कि उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जरूर होगा। इस प्रकार की समावयवता के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे देखिए COCl2En का होल 2 HCl.H2O, और इसको हम इस प्रकार से इंटरचेंज होने पर क्या बना, COCl H2O En का होल 2S, और ये Cl2 बाहर आ गया, तो H2 अंदर अंदर चला गया और Cl2 बाहर आ गया। चौथी है आपकी बंद समावयवता या लिंकेज आइसोमरिज्म। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये बंद है, लिंकेज है, लिंक होगा। और ये किन में पाई जाती है, बाइडेंटेट जो एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं, दोहरे दंतुक लिगेंडों में एक से अधिक परमाणु होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाएंगे, वो बॉन्ड बनाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें ये NO2 माइनस है, NO2 माइनस आयन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता हैं, किसी भी परमाणु के साथ बंध बनाने की संभावना है। नाइट्रोजन के साथ भी बना सकते हैं और ऑक्सीजन के साथ भी बना सकते हैं। अर्थात हम ये कहें कि समावयवता की दोनों से समावयवता की संभावना है। और इस प्रकार की समावयवता को हम क्या कहते हैं, बंद समावयवता या लिंकेज आइसोमरिज्म कहते हैं, जिसमें दोहरे दंतुक लिगेंड होते हैं और दोनों ही परमाणु बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। और उदाहरण देखिए आप, ये देखो ये CONH3 का होल 5 N2Cl2 संकुल के दो भिन्न भिन्न समावयवी होते हैं, और इन दोनों संकुलों में आप क्या होगा कि NO2 जो ग्रुप है वो कॉम्प्लेक्स आयन में स्थित होता है, और इनमें से एक संकुल कैसे कलर का होगा, लाल रंग का होता है, जो एसिड के साथ शीघ्रता से विघटित हो जाता है और क्या मुक्त करेगा, नाइट्रस अम्ल। इस प्रकार के गुण कार्बनिक नाइट्राइटों के समान हैं। अतः इस कॉम्प्लेक्स में धातु परमाणु के साथ NO2 समूह का ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होना चाहिए। इसके विपरीत क्योंकि दो समावयवी बने, तो दूसरा देखिए अब यहाँ तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन के साथ, और इसके ठीक विपरीत अगर आप देखेंगे, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ने पर जो बना था उसका कलर कैसा आया था, कॉम्प्लेक्स का कलर आपका कैसा आ रहा था, रेड कलर आ रहा था। और जब ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो इसका क्या होगा, दूसरा समावयवी पीले रंग का होगा, और अम्लों के साथ स्थायी होता है और अपघटित नहीं होता है, जबकि ऑक्सीजन के साथ वो अम्लों के साथ शीघ्रता से विघटित हो रहा था, नाइट्रस अम्ल बना रहा था। और ये अणु कार्बनिक नाइट्रो यौगिक RnO2 के समान है, और इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल एटॉम के साथ NO2 समूह का नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए इसमें तो दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर तो ये NO2 समूह है दोनों ही, लेकिन चूंकि दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही दाता परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो इसकी रिएक्शंस अलग होंगी, और जब ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो कॉम्प्लेक्स का कलर भी अलग हो जाएगा, और ये स्थायी रूप से अपघटित भी नहीं होगा। आप देखो इन दोनों की स्ट्रक्चर देखिए, इन दोनों समावयवियों की अगर आप संरचना देखेंगे तो यहाँ देखिए
पेंटाएमीन, पेंटाएमीन मतलब 5 NH3 होंगे, 1 2 3 4 और 5। नाइट्राइटो, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है कोबाल्ट। NO2 में जो ऑक्सीजन है वो कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड आयन। क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, 3 है, इसलिए ये थर्ड है। और ये दूसरा देखोगे तो ये चूंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होगा, रेड कलर का होगा। और दूसरा भी आपका कौन सा है, पेंटाएमीन, इसमें भी 5 NH3 है। नाइट्रो, लेकिन चूंकि यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, एन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रो। और यहां पर क्या जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन, इसलिए इसका नाम हुआ था नाइट्राइटो। ध्यान रखें, अगर O जुड़ता है तो नाइट्राइटो और N जुड़ता है तो नाइट्रो। और कोबाल्ट की तो ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि सेम रहेगी, कोबाल्ट थर्ड आयन, तो ये यहां पर चूंकि बंध जो बना रहा है उसी के आधार पर इसका नाम लिंकेज आइसोमरिज्म है। और इस प्रकार की आइसोमरिज्म दर्शाने वाले अन्य ग्रुप्स भी हैं, जैसे आपका ये देखिए CO है, CN- है, SCN- है। इनमें एक से अधिक परमाणु दाता परमाणु या इलेक्ट्रॉन डोनर की कैपेसिटी रखते हैं, या हम कहें कि ये दोहरे तंतुक लिगेंड होते हैं जो बॉन्डेड या लिंकेज आइसोमरिज्म में शो करते हैं। पांचवी है आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, जिसे उपसहसंयोजक समावेशिता के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होगा, जब किसी कंपाउंड का कैटायन और एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रूप में होते हैं। इसमें यह ध्यान रखें कि यौगिक के अगर धनायन और ऋणायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स आयनों में लिगेंड के इंटरचेंज से जो समावेवी बनते हैं वो क्या कहलाएंगे, उपसहसंयोजक समावेवी। यहां पर किसका इंटरचेंज हुआ, लिगेंड का। और लिगेंड के इंटरचेंज होने के कारण जो समावेवी बनते हैं वो उपसहसंयोजक या कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहलाते हैं। आप देखिए उदाहरण के माध्यम से आप समझ और अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहां देखिए ये CONH3 का होल 6 और CrCN का होल 6, इसका नाम है क्योंकि NH3 कितने 6 को क्या कहेंगे, हेक्सा, और NH3 को क्या कहेंगे, एमीन। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है थर्ड। इसी प्रकार से यहां देखिए साइनाइड कितने 6, तो उसको भी हेक्सा कहेंगे। और साइनाइडो क्रोमेट थर्ड। अब यहां पर क्या चेंज हुआ, यहां देखें Cr किसके साथ आ गया, यहां पर NH3 के साथ, जबकि यहां किसके साथ था, CN के साथ। और यहां CO के साथ NH3 था, लेकिन इसमें किसके साथ आ गया CO, CN के साथ आ गया। तो लिगेंड का इंटरचेंज हुआ, और लिगेंड का इंटरचेंज होने से दो डिफरेंट समावेवी बन गए, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। और इनके नाम भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि क्रोमियम के साथ 6 एमीन जुड़े हुए हैं तो 6 को तो हेक्सा ही कहेंगे, एमीन को एमीन ही कहेंगे। लेकिन क्रोमियम के साथ जुड़ गया तो क्रोमियम मेटल के रूप में आ जाएगा, हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड। और यहां पर हो जाएगा ये हेक्सा साइनाइडो कोबाल्टेट थर्ड। क्योंकि साइनाइडो क्यों हो गया, क्योंकि ये ऋणायन है, लिगेंड कैसा है, ऋणायन। और ऋणायन के साथ जब आपका मेटल जुड़ा होगा तो उसमें 8 लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। समझ गए। तो इस प्रकार से इन समावयवियों के लिगेंड चेंज होने के कारण इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार की समावयवता को हम एक्सट्रीम एग्जाम्पल के तौर पर भी देखते हैं, जिसमें मध्यवर्ती भी कई उदाहरण पॉसिबल हैं। अब आपके 6 नंबर की जो आइसोमरिज्म है वो है उपसहसंयोजकता की स्थिति की समावयवता, कोऑर्डिनेशन पोजीशन के भी आप पर भी समावयवता होती है। तो उसमें क्या होता है कि इस प्रकार की आइसोमरिज्म में कुछ पॉलीन्यूक्लियर संकुलों में पाई जाती है। जो इस प्रकार की समावयवता, उपसहसंयोजकता की स्थिति की समावयवता, ये कुछ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में ही पाई जाती है। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की ही भांति दोनों धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगेंड की स्थिति परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। उदाहरण के तौर पे देखें, आप यहाँ देखें, यहाँ CO के साथ NH4 जुड़ा हुआ है, और NH2 और O2
ये आपके ब्रिज लिगेंड का कार्य कर रहे हैं। यहाँ CO के साथ देखो NH3 का होल 2s और Cl2 जुड़ा हुआ है 2+। लेकिन अब इसकी दूसरी देखिए आप, यहाँ पर NH3 का होल 4 था और यहाँ पर क्या है NH3 का होल 3 और Cl आ गया, और इधर से जो एक Cl था वो इधर आ गया और इधर से एक NH3 इसके साथ आ गया। तो चूंकि लिगेंड का परिवर्तन हुआ इसमें भी लिगेंड का परिवर्तन हुआ, लेकिन ये किस प्रकार की है, पॉलीन्यूक्लियर, क्योंकि इसमें एक से अधिक न्यूक्लियर है और यहाँ पर ये लिगेंड का इंटरचेंज हो रहा है। तो इस प्रकार की ये आपकी समावयवता है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं। और भी अन्य उदाहरण इसके ये दिए हुए हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। यहाँ भी आपको देखो ये NH3 का होल 4 है तो यहाँ पर ये हो गया NH3 का होल 2s, और यहाँ COCl4 था तो ये Cl2 हो गया। क्यों? क्योंकि 2 Cl इसके इधर चले गए और NH3 के 2 NH3 इसके साथ आ गए, तो ये लिगेंड चेंज होने के कारण इनकी पोजीशन चेंज हो गई। अब आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में जो लास्ट है वो है आपकी लिगेंड आइसोमरिज्म। लिगेंड आइसोमरिज्म में क्या होता है कि जो लिगेंड स्वयं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करते हैं उन कॉम्प्लेक्सों में इस प्रकार की आइसोमरिज्म क्रिएट होती है या उत्पन्न होती है। जैसे देखिए आप लिगेंड डाईएमिनोप्रोपीन में 2 स्थिति में समावयवी रूपों में पाई जाएंगे। देखिए आप कौन कौन सी स्थिति हैं 2। स्ट्रक्चरल मतलब लिगेंड स्वयं अपनी चेंज कर रहा है पोजीशन, इसीलिए इसकी पोजीशन चेंज होने से क्या हो रहा है, उसकी संरचना में चेंज हो रही है। देखिए आप यहाँ देखें, इसका नाम 1 2 और 3 कितने कार्बन है 3, और NH2 कितने 1 और 1 2। अब चूंकि चाहे इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें NH2 को 1 नंबर देना पड़ेगा। इधर से देखिए आप एक नंबर पे NH2 जुड़ा हुआ है, 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे जुड़ा हुआ है तो क्या कहेंगे 1 3, और 2 NH2 है तो क्या कहेंगे डाई, और इसको NH2 को क्या कहते हैं एमिनो, 1 3 डाई एमिनो, और कार्बन की संख्या कितनी है 3, इसलिए इसको क्या कहेंगे प्रोपेन, 1 3 डाई एमिनो प्रोपेन, और इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे TN। अब चूंकि यहाँ पर तो 1 और 3 पे आपका लिगेंड था, अब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, लिगेंड की स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण ये पहले और दूसरे पे आ गया, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर आ गया। अब चूंकि पहले कार्बन इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि पहले इधर से लिगेंड जुड़ा हुआ है तो 1 और 2, तो पहले और दूसरे पे जुड़ा हुआ है तो 1 और 2 हो गया। डाई चूंकि 2 लिगेंड है इसलिए डाई, और एमीन है तो इसलिए एमिनो, और कार्बन की संख्या तो यहाँ भी 3 थी और यहाँ भी 3 है इसलिए प्रोपेन, तो 1 2 डाई एमिनो प्रोपेन, जिसे शॉर्ट में कहेंगे PN। तो यहाँ इनकी स्ट्रक्चर लिगेंड की स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण इसको लिगेंड आइसोमरिज्म के नाम से जानते हैं। और भी लिगेंड से बने हुए कॉम्प्लेक्स के उदाहरण अपन देख सकते हैं, जैसे ये है आपको COCl2 TN का होल 2s, TN मतलब 1 3 डाई एमिनो प्रोपेन और Cl। इसी प्रकार से दूसरा COCl2 PN का होल 2s Cl, PN मतलब 1 2 डाई एमिनो प्रोपेन। तो ये थी आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या संरचनात्मक समावयवता। थैंक यू।